हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो जीएसटी का टॉपिक अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन कल हमने कंप्लीट किया था, उसमें आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरी है तो बोलो, पूछना है कुछ? आपने बोला था यूटी जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। यहाँ पे पेज नंबर 3 में लिखा है स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। कौन से पॉइंट में? कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी मॉडल उसमें सेकंड पॉइंट भी नहीं, वो इनकम्प्लीट है। देखो वो स्टेट गवर्नमेंट के बाद और लिखा है ना आगे, तो वो और के बाद एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए था, वो मेंशन नहीं किया। वो स्टेट जीएसटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट बोला है, यूटी जीएसटी सेंट्रल को जाता है, वहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। और सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस जीएसटी में काउंट होता है, मतलब कि जितने भी सेंट्रल के या नहीं, ऐसा नहीं है। जो टैक्सेस हैं उनका नाम अलग अलग है। जीएसटी इज़ अ पर्टिकुलर टैक्स, और भी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं जो जीएसटी में काउंट नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि अब हर टैक्स को जीएसटी का नाम दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी है, तो स्टैम्प ड्यूटी मतलब जो आप वो स्टैम्प पेपर परचेज करते हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप प्रॉपर्टी परचेज करो, रेंट एग्रीमेंट बनवाओ और कोई एफिडेविट बनवाओ, उसमें जो आप स्टैम्प पेपर परचेज कर रहे हो वो स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली गवर्न हो रहा है। जीएसटी के पहले भी ये स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था और स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता था, अभी भी यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। तो स्टैम्प ड्यूटी इज अ डिफरेंट टैक्स, वो जीएसटी का पार्ट नहीं है। तो जीएसटी इज अ पर्टिकुलर टैक्स, वो ऐसा नहीं है कि सारे टैक्सेस को उन्होंने जीएसटी का नाम दे दिया। वो जो 17 स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में मर्ज किया, सिर्फ वही अब जीएसटी के नाम से जाने जा रहे हैं। बाकी के सारे टैक्सेस जो इसके अलावा चल रहे होंगे वो अभी भी एज इट इज कंटिन्यू हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर टैक्स को अब जीएसटी का नाम दे दिया, इसके अलावा भी डिफरेंट ड्यूटीज हैं, लेकिन कंपेरेटिवली उनकी क्वांटिटी कम हो गई बिकॉज बहुत सारे टैक्सेस को एक साथ मर्ज करके जीएसटी बना दिया ऐसा। जीएसटी से इंपोर्ट पे आपको हाँ, एक्सपोर्ट पे तो वैसे भी अपन कस्टम में भी देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में टैक्सेस लगाना ही नहीं चाहती है, तो इंपोर्ट पे टैक्सेस लगाना चाहती है तो उसमें जीएसटी लगाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट में तो बेसिक एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे जीएसटी लगाने का तो कोई सेंस नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन की वजह से ये है कि हमें बहुत नेक टू नेक चलना पड़ता है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वर्ल्ड का चाइना है, वही कॉम्पिटिटर है, अपने आसपास ही है। तो कोई भी बायर पूरे वर्ल्ड का जब गुड्स बाई करने निकलता है तो चाइना के साथ कंपेयर करता है, तो हमें भी तो उससे कुछ बेटर देना पड़ेगा ना, तभी तो वो डील करेगा, अदरवाइज हमारे पास क्यों आएगा। तो वहाँ पे ना वो टैक्सेस का जो बर्डन है वो एक्सपोर्ट के प्राइस पे नहीं डालना चाहती गवर्नमेंट, तो कोई भी टाइप की ड्यूटी और टैक्सेस वो नहीं लगा रहे। रेयर आर्टिकल्स हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग रही है, वहाँ पे फिर उनको कुछ जीएसटी लगाना हो तो लगा सकते हैं। दैट इज व्हेन वो नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है, गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए, तो यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी, तभी वो ड्यूटी लगाते हैं। अदरवाइज तो एक्सपोर्ट्स तो फेवरेबल है, तो उसमें टैक्सेस अर्न करने का गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो वो अर्न कर रहे हैं दैट इज फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व ऐसी चीज़ है ना कि आप जितना बेचोगे उससे जो फॉरेन करेंसी आएगी उसी करेंसी से फिर आप परचेज कर पाओगे। तो इंपोर्ट के सामने एक्सपोर्ट्स का रेशियो मेंटेन करना उनके लिए भी एक लायबिलिटी है, तो वहाँ वो टैक्सेस की लालच में नहीं है, वो बोल रहे हैं फॉरेन करेंसी ला दो यार, एक्सपोर्ट करो, पेमेंट मंगवा दो, यही बहुत है, हमें ना उस पर टैक्स नहीं चाहिए, वो उनका मेन आइडिया होता है। बाकी और कुछ, बाकी किसी के कोई पॉइंट में डाउट पूरे चैप्टर में देख लो, कोई भी पॉइंट है तो। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़े, सेकेंड चैप्टर देखें। चलो, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट सीजीएसटी एक्ट का पूरा टॉपिक। अब मैंने आपको बोला था कि अपने सिलेबस में 80% वेटेज जो है वो सीजीएसटी को ही है, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। तो कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, कैसे शुरू करना है, देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में तो एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, इम्प्लाइड है। उसके बाद एक्ट जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो डेफिनेशंस दे रखी है, ठीक है। अब डेफिनेशंस देख लो कितनी सारी है, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस है, 121 ऐसा कुछ नंबर है। अब सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन सेक्शन है, या बेसिक समझ लो, सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन सेक्शन, और इसके अंदर ये जो क्लॉजेज हैं 121 क्लॉजेज हैं और अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया। ये पूरे सीजीएसटी एक्ट की डेफिनेशन है, जो 80% सिलेबस जो मैंने आपको बोला, या कल हम बात कर रहे थे कि सीजीएसटी एक्ट में 174 सेक्शंस है, तो ये पूरे 174 सेक्शंस के लिए सारी डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी है। अब इसको पढ़ने का अप्रोच कैसा होगा, तो हम ये नहीं करेंगे कि एक एक डेफिनेशन पहले मैं आपको 121 डेफिनेशंस पढ़ाऊँ देन हम आगे सेक्शन पे जाएं, वो तरीका बोरिंग भी है और रिलेट भी नहीं होगा। तरीका ये है कि हम आगे के सेक्शंस पढ़ते जाएं, बीच बीच में ना नोट्स में जिस सेक्शन में सेक्शन 2 की जो भी डेफिनेशन रिलेट हो रही है, मैंने उसका वहाँ पे क्लॉज नंबर लिखा है कि भाई ये वर्ड यहाँ पे सेक्शन 2 में 56 क्लॉज में डिफाइंड है, ये 87 में डिफाइंड है, ये 5 नंबर में डिफाइंड है। तो तब जब हम सेक्शन पढ़ रहे होंगे बीच में ये वर्ड आएगा,
तो वहाँ पे हम इस टेबल पे आके उस सेक्शन को रेफर कर लेंगे। ऐसे करते करते क्या होगा, एट द एंड ऑफ CGST आपकी ना सारी डेफिनेशंस कवर हो जाएंगी, और जो नहीं कवर होंगी वो एंड में फिर अपने डिस्कस कर सकते हैं। और हर डेफिनेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधी से ज़्यादा तो इतनी बेसिक है जिसको पढ़ के लगेगा इसमें कुछ अल्टीमेटली डिफाइन किया ही नहीं, वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। तो अभी अपने इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली आगे सेक्शंस पे बढ़ेंगे और उसमें कंसेप्ट पे बात करेंगे, फिर ये बीच बीच में कवर हो जाएगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में स्टार्टिंग में इंट्रो है, उसको जानने दो, उसका कुछ काम नहीं है। डेफिनेशंस को स्किप करके आगे बढ़ो। अच्छा है ना, इतने पेजेस बैठे बैठे ऐसे ही कवर हो गए, पढ़ना नहीं पड़ा। यूनियन टेरिटरी वाली डेफिनेशन है ना पेज 16 पे, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। कल यूटी जीएसटी की बात हो भी रही थी। पेज 16 पे आप देखना एकदम डेफिनेशंस के लास्ट ब्लॉक में 114 नंबर का एक क्लॉज है, उसमें यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्लियर किया कौन कौन सी टेरिटरीज इस कैटेगरी में आ रही है। तो आपने सब नाम पढ़े हुए हैं, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कवर कर लिया, लक्षद्वीप कवर हो गया, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दो अलग अलग पॉइंट्स थे, उसको एक साथ एक कैटेगरी में काउंट कर दिया। और दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव इज अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। पहले दोनों डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज थे, तो उसको मर्ज कर दिया ऑन पेपर, फिजिकली या प्रैक्टिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये नेक्स्ट एंट्री में लद्दाख ऐड कर दिया, वो आपको पता ही है 370 वाले इशू के बाद, और फिर चंडीगढ़ और अदर टेरिटरीज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ क्लैरिफाई की। तो यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन सी आ रही हैं जिनमें यूटी जीएसटी लग रहा है, वो स्पेसिफिक बोल दिया। अब दिल्ली एंड पौंडीचेरी की बात यहाँ पे उस हिसाब से नहीं की है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे तो SGST लग रहा है ना, है वो भी यूनियन टेरिटरीज है, वो अदर टेरिटरी में आप काउंट कर लो, लेकिन उसके ऊपर SGST लगता है, UT GST नहीं लगता है। तो वो दो में अपने पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आ रहा है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन GST, नॉट दैट टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लेवी और कलेक्शन की बात हो रही है कि GST किससे लेवी करना है, मतलब किसके ऊपर इम्पोज करना है और कैसे कलेक्ट करना है, कब कलेक्ट करना है, उसके लिए क्लैरिटी चाहिए टेक्निकली। देखो टैक्स चार्ज करने की बात हो रही है, कोई भी असेसी, कोई भी यूजर, कोई कंज्यूमर खुशी से टैक्स पे नहीं करता कि नहीं चलो जाके टैक्स पे करके आते हैं, भाई पुण्य का काम है, थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं, सरकार को टैक्स देंगे तभी डेवलपमेंट होगा, ये सब हम समझते हैं। लेकिन टैक्स पे करते टाइम तो अच्छा नहीं लगता ना, बोले यार खर्चा हो रहा है, इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो आप ऐसे कोई बहुत एक्साइटेड नहीं हो टैक्स का पेमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को आपसे वो अमाउंट कहीं ना कहीं रिकवर करना है। तो रिकवर करना है और आप पे करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप तो पूरी कोशिश करोगे कि जितना डिले हो, जितना ना पे करना पड़े उतना अच्छा। और गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि टाइमली रिकवर हो जाए तो अच्छा, नहीं तो हम अपना बजट कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए ना फिक्स रूल्स, डेडलाइंस, इवेंट्स को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि किस पॉइंट पे गवर्नमेंट के पास ये लीगल राइट आ जाएगा कि अब वो GST कलेक्ट कर सकते हैं और आपको पे करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो वो रिकवरी करेंगे। तो वो एक पॉइंट डिसाइड करना ज़रूरी है। तो जो टर्म है जिसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज द इवेंट कि भाई इंपोर्ट हुआ तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, एक्सपोर्ट किया और उस पर ड्यूटी है तो आपको पे करनी पड़ेगी जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। वैसे ही GST में जो टैक्सेबल इवेंट है उसको अपने बोलते हैं दैट इज सप्लाई। ये जो वर्ड है ये GST का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सप्लाई, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा एक्ट चल रहा है, वो भी मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। सप्लाई वर्ड जो है वो सेल वर्ड से अलग है। सिंपल भी तो रख सकते थे, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, उस पर GST। सेल वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, वर्ड यूज किया सप्लाई। सेल में और सप्लाई में बहुत बेसिक डिफरेंस है। सेल का मतलब आपने किसी को कुछ सामान बेचा है जिसका उसने पैसा दिया है, कंसिडरेशन जो अपने बोलते हैं वो। तो अगर कंसिडरेशन है तो ही किसी सप्लाई को अपने सेल बोल पाएंगे। लेकिन जो सप्लाई वर्ड यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं वो बाकी के भी ट्रांजेक्शन्स कवर कर लेता है। तो अगर आप बोलो सर सप्लाई और सेल, ये दोनों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका बहुत वाइडर इम्प्लीकेशन है, तो सप्लाई वर्ड का वाइडर इम्प्लीकेशन है, सेल उसका एक टाइप है, एक एग्जाम्पल, एक सबसेट है, ये आपको समझना है। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली सेल वर्ड कवर नहीं किया, क्योंकि सेल होता ना तो लोग इससे बचने का रास्ता निकाल लेते, बोले मैंने तो गुड सैंपल में दिए, फ्री गिफ्ट दे दिए, ऐसे डोनेट कर दिए, मैंने तो पैसा चार्ज ही नहीं किया। मतलब हर कोई किसी को गुड्स बेच नहीं रहा है, डोनेट कर रहा है, लेके जाओ ऐसे फ्री में, और पैसा कैश में दे दो जिसका कोई बिल विल नहीं बनेगा। तो GST तो कोई किसी को पे ही नहीं करेगा कभी। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए टैक्सेबल इवेंट का नाम ही रख दिया सप्लाई। अब सप्लाई के अंदर सेल भी आ जाता है, एक्सचेंज भी आ जाता है, बार्टर भी आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो बोले आप जितनी मेहनत करनी कर लो, हम GST तो वसूल करने का पूरा पावर रखेंगे। तो ये मेन आइडिया था इसके पीछे। तो अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें एक सेक्शन 7 का आपको रेफरेंस मिलेगा, और सेक्शन 7 के साथ साथ वो 3 शेड्यूल्स आपको ध्यान होगा, मैंने कल भी बताया था कि GST में कितने शेड्यूल्स हैं। तो भाई CGST एक्ट में 3 शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, 2 एंड 3, ये पता चल गया। ये तीनों शेड्यूल इसी सेक्शन के साथ कवर हो जाएंगे। तो आगे पूरे एक्ट में और कोई शेड्यूल आने वाला नहीं। क्लियर ये पॉइंट देख लेते हैं, सेक्शन 7 में क्या बोला है, शेड्यूल्स में क्या बोला है, वो क्लियर कर लेते हैं। चलो हाँ, सेक्शन पे आ जाओ एक बार, स्कोप ऑफ सप्लाई वाले केस में।
तो मैंने आपको बोला जैसे कि भाई सप्लाई वर्ड जो है उसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइडर है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है। तो लैंग्वेज क्या बोलती है वो समझ लेते हैं। तो सेक्शन 7 में जो उसका सबसेक्शन 1 है वहाँ पे क्लैरिफाई किया सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स। इसमें बोला है सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस प्रोवाइड करना, रेंट पे गुड्स प्रोवाइड करना, प्रीमाइसिस प्रोवाइड करना, लीजिंग ऑफ एन असेट, डिस्पोजल ऑफ एन असेट, आप कोई भी टर्म यूज़ कर लो, ये सारे वर्ड्स सप्लाई में कवर कर दिए। तो आप सोचोगे ना कि सेल वर्ड यूज़ करने पे जीएसटी आता है, तो चलो कुछ और नाम से प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आप सामने मुझे प्रोडक्ट बेच रहे हो, पैसों का नाम ही नहीं है, क्वांटिटी एक्सचेंज कर लेते हैं बस। इवन दैट एक्सचेंज इज कवर्ड अंडर द टर्म सप्लाई। बार्टर सिस्टम आपको ध्यान होगा, आपने पहले पढ़ा होगा ना, जब करेंसी नहीं थी तो लोग गुड्स एक्सचेंज करते थे, भाई इसके बदले ये गुड्स दे दो, तो वो जो सिस्टम है बार्टर, वो वर्ड भी यहाँ सप्लाई में कवर कर दिया। तो सोचो एक्ट बनाते टाइम उनको कितना दिमाग लगाना पड़ता है। एक तरफ एक्ट बनाना है, एक तरफ लूपहोल्स को कंट्रोल करना है कि भाई ऐसा कोई मौका ना दे दे हम किसी को कि टेक्निकल लैंग्वेज का फायदा उठा के लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर दे। तो ये साइड बाय साइड ये दोनों चीजें चलती रहती। तो ये वर्ड्स क्लियर हो गए, सेल, सप्लाई, सब कुछ क्या क्या कवर हो रहा है। तो सप्लाई वर्ड के सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे बता दिए। आगे भी देख लेते हैं और क्या चीजें यहाँ पे कवर हो रही है। डबल ए वाला जो क्लॉज है ये पहले नहीं था। अच्छा, ये सेंटेंस में एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्री टू बी मेड। मतलब या तो आपने सेल कर दिया है या अग्री किया है कि आप सेल करने वाले हो, दोनों ही चीज़ें सप्लाई में कवर होंगी। फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस पर्पस के लिए कंसिडरेशन चार्ज करके आपने सेल करने का अग्री किया है या सेल एक्चुअली में कर दिया है, या फिर उसके बदले एक्सचेंज है, बार्टर है, ये सब चीज़ें हैं। अब एक्सचेंज और बार्टर में पैसा नहीं चार्ज होता, ये इम्प्लाइड है। तो कंसिडरेशन वाला पॉइंट आप सेल के साथ लिंक करो, बाकी चीज़ों के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सप्लाई में कवर होंगी और आगे भी इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा। इसके बाद क्लॉज नंबर डबल ए जो ऐड किया उसमें क्या बोला है वो भी समझ लेते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो पर्सन की बात हो रही है उसमें इंडिविजुअल कवर नहीं हो रहा, स्पेसिफिक बोला। टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। यहाँ पे एक्चुअली में ये लोग जो बात कर रहे हैं, जिसको टारगेट कर रहे हैं, वो क्लब या एसोसिएशन है ये एग्जाम्पल में। और नीचे ये चीज़ मैंने एनालिसिस में लिखी हुई है, तो आपको सिर्फ हाईलाइट करना है, लिखने की जरूरत नहीं। तो जो क्लब होता है, आपको आइडिया तो होगा क्लब की मेंबरशिप के बारे में। तो अपने यहाँ सूरत में भी अभी कितने सारे क्लब्स ओपन हो गए जिसमें लोग लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रहे हैं, फिर एनुअल मेंटेनेंस फीस जो है वो पे कर रहे हैं। तो आपको क्लब की सारी फैसिलिटीज़ एज अ मेंबर यूज़ करने को मिलती है। कहीं पर टोटली फ्री होती है, कहीं पर नॉमिनल चार्ज होता है, लेकिन आप क्लब के मेंबर हो तो आपको उसका प्रिविलेज जो है वो मिलता है कि आप उसकी सारी फैसिलिटीज़ को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने देखी है। तो वही क्लब्स या एसोसिएशन की बात हो रही है। तो अगर क्लब अपने मेंबर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या मेंबर अगर क्लब को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वाइस वर्सा भी लिखा है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो भी सप्लाई वर्ड में कवर होगा। और उसमें बोला है फॉर कैश या फिर फॉर डिफर्ड पेमेंट, या तो अभी कैश पे कर रहे हैं या बाद में पे करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इवन दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन अ क्लब एंड इट्स मेंबर इज ऑल्सो सप्लाई। समझ आए? तो अगर आपने अवध की या कोई क्लब की या किसी भी क्लब की आपने मेंबरशिप ले ली, फिर आप वो क्लब में जाके अगर कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, जैसे बॉलिंग का गेम है या ऐसा कुछ है, या वहाँ पे स्टे कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मेंबर्स के लिए हम नॉमिनल चार्ज करते हैं। होता है ना क्लब्स में ऐसी स्कीम रहती। तो अगर आप नॉर्मली बॉलिंग खेलने चले जाओ तो 250-300 रुपये पर गेम होगा। आप क्लब के मेंबर हो तो आपके लिए 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ नॉमिनल होगा। तो जो 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं वो भी सप्लाई है, क्योंकि सर्विसेज तो आपको अलाउ कर ही रहे ना। तो वो चार्ज पे भी वो जीएसटी उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन में आने का मतलब ये। तो जो चीज़ें सप्लाई में आती है दे आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। जो भी चीज़ें सप्लाई से बाहर है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। इतना आपके माइंड में क्लियर रखना। अब मैं आपको जब ये सेक्शन पढ़ा रहा हूँ तो आप है ना ऐसे मत लिंक करना कि यहाँ जो जो चीज़ें लिखी है सप्लाई में है सब पे जीएसटी गारंटी देना ही पड़ता होगा। नॉट नेसेसरी। उसका रीज़न ये है कि अभी हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई की डेफिनेशन में काउंट करें या ना करें। अगर वो ट्रांजैक्शन सप्लाई की कैटेगरी में आ रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि जीएसटी लगता होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है? बिकॉज जब आप जीएसटी का टैरिफ देखोगे तो हो सकता है ना किसी सर्विस पे या किसी गुड्स पे 0% जीएसटी लगता हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो इफेक्टिवली आप जीएसटी पे नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जीएसटी एक्ट में सप्लाई में वो ट्रांजैक्शन कवर होता है। अच्छा, जीएसटी टैरिफ में कितनी बार रेट लिखा होता है कि भाई इस गुड्स पे 5% जीएसटी है, तो बोले टैरिफ के हिसाब से तो जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है काउंसिल के साथ मिलके कि भाई ठीक है, टैरिफ में हमने लिखा है कि 5% जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम अभी कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे। तो लिखा है लेकिन एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप नोटिफिकेशन के बेस पे बेनिफिट ले लो कि जीएसटी कलेक्ट करके पे मत करना। तो भले टैरिफ में लिखा है लेकिन फिर भी चार्ज नहीं होगा। आया समझ में? तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे सप्लाई वर्ड में कवर होता है, तो इसका मतलब कि अगर सरकार उस पर जीएसटी लगाना चाहे तो डेफिनेटली चार्ज कर सकती है। ये पावर उनके पास आ गया।
बट अब एक्चुअली में उस पर जीएसटी अभी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो टैरिफ में जाके देखना पड़ेगा और नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे, तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में जीएसटी एक्सचेंज करना है, सबमिट करना है या नहीं। आया समझ में? तो यहाँ सिर्फ एलिजिबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं, पेमेंट करना ना करना टैरिफ से लिंक करके ही पता चलता है। आया समझ में? क्लियर? तो यहाँ पे जो चीज सप्लाई के बाहर है, अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर नहीं होते, उन ट्रांजेक्शन पे गलती से भी जीएसटी नहीं आ सकता, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन से जो चीज बाहर है, जो सप्लाई है ही नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। इसलिए मैंने आपको बोला सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे जीएसटी के लिए। आया अभी समझ में? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो डबल ए वाला जो पॉइंट है उसका आप एनालिसिस देख लो, वहां पे वो वर्ड हाईलाइट कर लेना कि ये जो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है वो कौन है, एसोसिएशन, क्लब या सिमिलर एंटिटीज, और उसके साथ साथ कौन है, उसके मेंबर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी क्लॉज देख लें। बी क्लॉज में बात हो रही है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब आउट ऑफ कंट्री से किसी कंपनी से आपने सर्विसेज इंपोर्ट की। सर्विसेज भी इंपोर्ट होती है क्या? होता है ऐसा? सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है? कोई एग्जांपल ऐसा सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई ऐसी सर्विस जो आपके ध्यान में जो आउट ऑफ कंट्री? सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल जो है वो बेस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अपने इंडिया में उल्टा है, अपने यहाँ से आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बट मेन बात वो हो रही है ना कि भाई क्रॉस बॉर्डर दूसरे कंट्री में हम कौन सी सर्विसेज यहाँ से बैठे बैठे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस। अच्छा, ये बीपीओ और केपीओ ये सब होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड ऑल, कॉल सेंटर वाली सर्विसेज। तो ये भी तो ऐसे ही हो रहा है ना कि दूसरे कंट्री में बैठी हुई कंपनी आपके क्लाइंट्स हैंडल कर रही है, कॉल सेंटर सर्विसेज दे रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आ सकती है। कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है, ये भी बोला वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो आप ले रहे हो, जिसका पैसा दे रहे हो, ये सर्विस आपने अपने पर्सनल यूज के लिए अवेल की है तो भी सप्लाई है, और बिजनेस यूज के लिए अवेल की है तो भी सप्लाई। आ गया समझ में? तो दोनों चीजें सप्लाई में कवर होती है, मींस दोनों पे जीएसटी लग सकता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे दोनों पे जीएसटी लग सकता है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो या फिर बिजनेस यूज के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सी क्लॉज जो है उसमें बोला एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। रेफरेंस दे दिया कि भाई यहाँ पे हम जो एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं आपको जाननी है कौन सी है, तो शेड्यूल 1 में जाके देख लो। बोला मेड और अग्री टू बी मेड इवन विदाउट अ कंसिडरेशन। मतलब शेड्यूल 1 में जो लिस्ट है ना, उनमें जितनी भी एक्टिविटीज की बात हो रही है, वो एक्टिविटी जो है कंसिडरेशन के साथ हो या कंसिडरेशन के बिना सप्लाई में कवर होती है। तो आप फ्री में प्रोवाइड करोगे ना, तो भी सरकार उसके ऊपर जीएसटी ले सकती है। अब बोले सर जब फ्री है तो जीएसटी किस अमाउंट पे लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फेयर मार्केट वैल्यू तो निकाली जा सकती है किसी भी सर्विस की या गुड्स की, तो उसके बेस पे जीएसटी का अमाउंट तो निकाल लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं। चलो डी पॉइंट जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसके बदले ना सबसेक्शन 1A आ गया नीचे, जस्ट जो उसके साथ जो पॉइंट दे रखा है वो डी वाले पॉइंट को कैंसिल करके उन्होंने फिर इंक्लूड किया। अब मैं आगे आपको जब नेक्स्ट शेड्यूल समझाऊंगा, शेड्यूल 2, तब मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि इसमें क्या उन्होंने चेंज किया। बिकॉज ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा दोनों बातें सेम ही तो लिखी हैं, तो क्यों उसको ओमिट करके नया पॉइंट ऐड किया। टेक्निकल है थोड़ा, वो आगे शेड्यूल पढ़ेंगे तो आपको लिंक होगा, अभी नहीं समझ आएगा, तो अभी के लिए एक बार उसको जाने दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे वही चीज़ एक्सप्लेन की है। फिर सब सेक्शन 2 में बोला है। अब सब सेक्शन 2 में क्या बात हो रही है, इसमें इन्होंने वो पॉइंट्स बताए जो चीज़ें सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। पहला रेफरेंस दे रखा है एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 में जो हम अभी लिस्ट पढ़ेंगे वो एक्टिविटीज़ हैं जो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, तो उन ट्रांजैक्शंस पे गलती से भी सरकार जीएसटी नहीं लगा सकती, कोई पावर ही नहीं इनके पास, वैसा पॉइंट। और करके जो बोला है उसमें ये बता रहे हैं सच एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी विच आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब सरकार पब्लिक को जो सर्विसेज दे रही है, आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जांपल ले लो, एसएमसी आपको सर्विसेज ही तो दे रही है, और क्या कर रही है, उनका काम क्या है, कोई गुड्स थोड़ी ना बेच रहे हैं। यूटिलिटी, पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए वो काफ़ी सारा अलग अलग काम कर रहे हैं, रोड्स पे काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, पानी का सप्लाई दे रहे हैं आपको, सीवेज लाइन है, ये सब मैनेज कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। तो ये सब सर्विसेज जब सरकार आपको दे रही है एज पब्लिक अथॉरिटी, ये सब सर्विसेज को इस सेक्शन में रखने का मतलब ये है कि ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। तो इसका मतलब ये कि एसएमसी वाले जो अपने से टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन जीएसटी के नाम पे कोई पैसा वो लोग नहीं ले सकते। या एसएमसी अगर अपने को कोई सर्विस देने का अपने से पैसा चार्ज करती है तो वो पेमेंट के ऊपर वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये सारी सर्विसेज सप्लाई की डेफिनेशन से बेसिक तरीके से उन्होंने बाहर रखी। आगे समझ में क्लियर? तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी में आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ गई, अगर ये लोग पब्लिक अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसका चार्ज कर सकते हैं, उस पर और कोई टैक्स लगा सकते हैं, बट जीएसटी नहीं लगा सकते क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर। अब आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो, कभी आप देखना आपके घर का जो प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट होगा, या अगर आपके पेरेंट्स की कोई बिजनेस प्रीमाइसेस या ऐसा कुछ है तो उसका आप रिसीट देखना,
प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर ना जो टोटल अमाउंट होता है 8-10 अलग अलग बाइफर्केशन होते हैं। कभी आप उसको रीड करना, या मैं आपको क्लास की जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी रिसीट शेयर करूंगा, उसमें आप देख लेना। तो उसमें वाटर टैक्स होता है, रोड के मेंटेनेंस का टैक्स होता है, स्ट्रीट लाइट जो लगी है ना उसका भी टैक्स होता है, ये सब चार्ज करते हैं। तो ड्रेनेज की जो लाइन आ रही है कॉम्प्लेक्स में, अब यहाँ पे भी तो पानी का कनेक्शन है, ड्रेनेज लाइन है, इसका टैक्स होता है। तो ये सब छोटा छोटा अमाउंट चार्ज करके जो टोटल वो वेरा बिल जो बोलते हैं बनता है, तो उसके अंदर आपको बाइफर्केशन दिखेगा कि 8-10 चार्जेस होते हैं, वाटर चार्जेस एंड ऑल। तो एसएमसी आपको ये सब जो सर्विसेज दे रही है ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स में प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड जितनी सर्विस दे रही है उसका सबका थोड़ा थोड़ा अमाउंट चार्ज कर ही रही है। तो वो टैक्स अलग है, वो जीएसटी नहीं है, ना ही उस अमाउंट पे अलग से कोई जीएसटी आने वाला है, तो उसको सेपरेट रखा गया। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट देखना है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की अभी मैं बात कर ही रहा था। नोटिफिकेशन थ्रू आउट द ईयर आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बार आ गए। ये अब जो नोटिफिकेशन है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये 2019 ईयर में आया था और उस साल का ये 25th नंबर का नोटिफिकेशन था, वो उसका सीरियल नंबर है 25/2019। वो सेंट्रल टैक्स वाला है, इसलिए सीटी लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और रेट इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जीएसटी के रेट्स या एग्जेम्पशंस की बात की है, तो इसलिए रेट लिखते हैं ब्रैकेट में। कब से नोटिफिकेशन इफेक्टिव हुआ, कब आया, तो बोले 30 सितंबर 2019। तो ये इंटरप्रिटेशन है कि नंबर को कैसे लिंक करना है। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स का यूज किया 7 सबसेक्शन 2 जो पीछे अपन देख रहे थे ना, एग्जेम्पशन देने वाला, कि सप्लाई से बाहर रहेगा, और कुछ एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन को नोटिफाई किया। अभी कौन सा ट्रांजैक्शन है वो देख लो। अल्कोहलिक लिकर से अलग ही जो है रिलेशन है गवर्नमेंट का, हर जगह ना इसको स्पेसिफिकली इन्होंने हाईलाइट किया ही है, लेकिन लिकर से रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है, और ये ऐसी चीज़ है कि कंटिन्यूस रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो लोग उसके ऊपर स्पेशल ध्यान देते हैं कि भाई अल्कोहलिक लिकर के रिगार्डिंग क्या करना है क्या नहीं, वो क्लियर रखो। यहाँ पे बात हो रही है ग्रांटिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस। ये जो भी, जैसे अपने यहाँ गुजरात में तो चलो ये चीज़ ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो स्टेट्स में लिकर बैन नहीं है, महाराष्ट्र चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, कोई भी स्टेट में जहाँ बैन नहीं है, तो वहाँ पे तो ऑफिशियली लिकर शॉप्स होती है ना, तो आप लिकर शॉप में जाके लिकर परचेज कर सकते हो, दैट इज लीगल। तो लिकर शॉप कोई भी ओपन कर सकता है, जिसके पास पैसे हैं वो, जैसे किराने की दुकान है वैसे खोल ली तो लिकर शॉप भी ओपन कर दी, ऐसा होता है। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको लाइसेंस देगी, परमिशन देगी, तो ही आप ओपन कर सकते हो, और वो बाहर लिखा भी होता है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिकर शॉप या वाइन शॉप, ऐसे करके वो मेंशन करते हैं, बिकॉज वो कंप्लायंस है जो फॉलो करना है। अब इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है, लाइसेंसिंग फीस, पैसे देने पड़ते हैं तब जाके लाइसेंस मिलता है, और कितनी बार इसके लिए ऑक्शन भी होता है कि जो ज़्यादा पैसा देगा सरकार को, सरकार उसको लाइसेंस देगी, और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसे मिलेंगे उनको, तो ऑक्शन करते हैं इसके अंदर। तो अगर आप वो लाइसेंस फीस पे कर रहे हो, वो लाइसेंस फीस इज अ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सरकार आपको सर्विस दे रही है कि हाँ आप लिकर शॉप ओपन करो, परमिशन दे रही है, परमिशन इज अ सर्विस, तो उसके लिए जो पैसा आप पे कर रहे हो उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन में क्लियर किया। ये उसमें आगे लिखा हुआ है, इट शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जो शॉप ओनर को जो लाइसेंस दिया सरकार ने कि हाँ भाई आप लिकर शॉप स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके लिए इतनी फीस लगेगी, वो फीस जो है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, ये नोटिफिकेशन में क्लियर किया। पता चला, तो स्पेसिफिक पॉइंट था तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर रखा है, एमसीक्यू में कहीं आ गया तो आपको याद रहेगा। सब सेक्शन 3, इसमें सिंपली ये बोला है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अब इसमें भी होता है ना, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सर्विस माने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, टैरिफ के थ्रू अलग अलग तरीके से क्लैरिफाई कर सकती है कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके बेस पे फिर आप आगे का जो भी जीएसटी पे करना है वो करो, तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ बोला नहीं। अब हम डायरेक्टली जा सकते हैं शेड्यूल पे। अब शेड्यूल में जो लिस्ट है, पहले अपने काम करते हैं, आखिरी शेड्यूल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल 3। वो एक सिंपल लिस्ट, उसमें ये बोला है कौन सी चीज़ें सप्लाई में नहीं आती, तो पहले वही देख लेते हैं, कहाँ जीएसटी नहीं लगता वो पहले पता चले, अच्छा लगेगा। और क्या, देख लो पेज 21 पे है शेड्यूल 3। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें देख लो क्या बोला, सिंपल लिस्ट 1 to 1 अपने पॉइंट्स कवर करेंगे। पहले बोला सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स और रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सपोज ऐसा है कि भाई मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरी कंपनी है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने आप सबको एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया अलग अलग पोस्ट पे, तो आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज हो, आप सैलरी पे काम कर रहे हो। अब देखा जाए तो आप भी तो मुझे सर्विस ही दे रहे हो ना, आप काम कर रहे हो तभी तो मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके बिना आप 50 लोगों का काम मैं अकेले कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो कोई अकाउंटिंग संभाल रहा है, कोई और मैनेजमेंट संभाल रहा है, कोई प्रोडक्शन देख रहा है, कोई सेल्स मार्केटिंग देख रहा है, लॉजिस्टिक्स देख रहा है, सबका अपना अपना रोल है, और आप सब मुझे सर्विस दे रहे हो तो ही मैं काम कर पा रहा हूँ, और तो इतना बड़ा बिजनेस चल पा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सर्विसेज को रिवॉर्ड करने के लिए, मैं कॉम्पनसेशन देने के लिए आपको सैलरी भी तो पे कर रहा हूँ। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं एक तरीके से कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है,
और एम्प्लॉयर उसके बदले उसको कंसिडरेशन पे कर रहा है जिसको अपने सैलरी बोल रहे हैं, यही बात होगी। अब ये ट्रांजेक्शन भी तो फिर सप्लाई और सर्विस हो गया, तो बोले इस पर भी तो जीएसटी आ सकता है, समझ आए। तो इन शॉर्ट इसका इम्पैक्ट क्या होगा बताए, मैं आपको जब हर महीने सैलरी दूंगा तो मुझे उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, पता चला, क्योंकि आप मुझे सर्विस दे रहे हो, आप मुझसे कंसिडरेशन ले रहे हो, तो जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है वो जीएसटी भी चार्ज करेगा। तो अगर ये चीज़ को सप्लाई और सर्विस में काउंट कर लिया तो आप सबकी सैलरी पे मुझे जीएसटी भी साथ में देना पड़ेगा। अब जीएसटी का जो रेट होगा टैरिफ में 5% है तो 5%, 18% है तो 18%, फिर क्या होगा, वो जीएसटी आप मुझसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करोगे और फिर मैं उसका क्रेडिट लूंगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, और ये हर महीने करना पड़ेगा क्योंकि हर महीने सैलरी आएगी और मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे आपको हर महीने ना 5%, 12%, 18% ज़्यादा पैसे देने और फिर मुझे उसका क्रेडिट लेना है, अननेसेसरी है, इसकी नीड नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेट करे। तो शेड्यूल 3 में क्लैरिफाई कर दिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन है, दैट ट्रांजेक्शन, दैट कंसिडरेशन, सैलरी इज आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ सप्लाई, वो सप्लाई है ही नहीं, तो जो चीज़ सप्लाई नहीं है उस पर जीएसटी आ ही नहीं सकता। क्लियर हो गया, तो अपने इस झंझट से बच गए, नहीं तो हर बार एम्प्लॉय सैलरी पे जीएसटी चार्ज करता, फिर पे करने जाता, उसको भी तो हर महीने पेमेंट करना पड़ता, और जीएसटी पे करने के लिए उसको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता, कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता। सैलरीड एम्प्लॉय पूरे इंडिया में कितने करोड़ होंगे, और वो भी नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय, अब वो जीएसटी के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम और खर्चा कितना हो जाएगा। तो वो सब बचाने के लिए इस चीज़ से उसको बाहर रखा। रीज़न समझ आया क्यों किया, ठीक है। अपने तो उस लेवल तक सोचते नहीं, लेकिन जब वो एक्ट बना रहे तो उनको हर चीज़ के, हर ट्रांजेक्शन के बारे में सोचना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लो, अलग एग्जाम्पल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। आप अगर जैसे हाई कोर्ट में केस फाइल करो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करो, तो वो फ्री में आपका केस सुनते हैं, कुछ चार्ज करते होंगे, फीस लेते होंगे ना, कोर्ट की फीस होगी। बोला जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल, जैसे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, एलसीएलटी, ये सब है, इनकी जो भी फीस होती है उसके ऊपर कोई जीएसटी आपको नहीं देना है। रीजन, वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के थ्रू दी गई सर्विसेज भले कंसिडरेशन के साथ है, लेकिन उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अच्छा है ना, लीगल जस्टिस क्लेम करने में आपका खर्चा कम लग रहा है, नहीं तो हर किसी को कोर्ट फीस पे भी जीएसटी देना पड़ता, और कोर्ट फीस मैटर के हिसाब से अच्छी खासी होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो फीस चार्ज करते हैं वो 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख ऐसी फीस भी होती है पर केस। तो हाई कोर्ट में जाके ऐसा नहीं कि फ्री बैठे हैं, गुस्सा आ रहा है, लड़ना है, जीतना है, कॉन्फिडेंस से जीत जाएंगे तो जाएंगे, फिर वो 50,000 देने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कि यार अपने केस में कुछ दम है नहीं, झगड़ा करके एक तो लॉयर का खर्चा भी होगा, सामने वाले का केस स्ट्रांग है, लॉयर भी यही बोल रहा है कि जीतने के चांसेस कम है। अब 50,000 कोर्ट में भरेंगे, लॉयर की फीस अलग भरेंगे, और लास्ट में पता चला केस भी नहीं जीतेंगे, तो एक बार सोच लेते हैं कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और कोई रास्ता ढूंढते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको फिर अपने आप रियलाइज होंगी। वैसे अब उसमें और जीएसटी आ गया तो और महंगा हो जाएगा। और ये भी यूटिलिटी सर्विस या पब्लिक अथॉरिटी जैसा ही है ना, कोर्ट जो है वो भी तो एक गवर्नमेंट टाइप का ही इंस्टीट्यूशन है, भले गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, तो वो जीएसटी नहीं लगेगा उसमें। थर्ड पॉइंट देख लो, थर्ड पॉइंट में जितने भी लोग हैं इनके भी नाम आपने सुने होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए होते हैं वो, एमपी एमएलए की बात हो रही है, पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स, वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है। ये सब लोग पब्लिक सर्विस ही तो कर रहे हैं। तो एमपी एमएलए, ये पंचायत के लोग गाँव में जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो पब्लिक की सेवा ही कर रहे हैं। अब वो सर्विसेज में वो जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज करेंगे, तो सरकार से जो सैलरी ले रहे हैं उसके ऊपर उनको जीएसटी लेना पड़ेगा, फिर पे करना पड़ेगा। सेंसिबल नहीं हो, सैलरी जैसे ही हो गया। तो बोला ये लोग जो भी सर्विसेज देंगे इनको जो कंसिडरेशन मिलता है उस पर वो कोई जीएसटी किसी से चार्ज नहीं करेंगे, वो ट्रांजैक्शन ही पूरा सप्लाई से बाहर है। अब कोई एमपी एमएलए अपने से डायरेक्ट तो पैसे मांगते नहीं, वो तो इम्प्लाइड, लीगली हमें उनको कुछ फीस पे नहीं करनी, बट उनकी जो सैलरी ऑफिशियली गवर्नमेंट से आती है उस पर वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। ये सेम वैसा हो गया जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला अपन ने देखा, सिमिलर पॉइंट, उसमें और कुछ भी नया नहीं। क्लियर। बाकी भी जो इसमें पॉइंट है ना, बी और सी पॉइंट में, उसमें ऐसे ही बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से या फिर और कोई गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप किसी पोस्ट पे एज अ चेयरपर्सन या ऐसे किसी पोस्ट पे अपॉइंटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से आप आरबीआई के गवर्नर बन सकते हो, आप स्टेट गवर्नर बन सकते हो, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो। तो उसके बदले आपको जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर कोई आपको जीएसटी नहीं देना। अभी रिसेंटली आ रहा था, बीच में कुछ बात हुई थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोले कितनी सैलरी मिलती है, उसका अमाउंट आया था मंथली 5 लाख रुपीज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी है। प्राइम मिनिस्टर की है कुछ अराउंड 2,80,000 रुपीज़ जो उनको सैलरी मिलती है। तो ये जो पैसा चार्ज कर रहे हैं ये समाज सेवा, पब्लिक के लिए तो काम करते हैं ना वो, और उसके बदले उनको ये सैलरी मिल रही है, तो क्या इस पर वो सरकार से जीएसटी भी चार्ज करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो वो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं। अब देख लो टाइप ऑफ सर्विस देख लो, फ्यूनरल, बरियल, ठीक है, ये सब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। अब ये सब चीज़ों में जीएसटी मांगना अच्छा भी नहीं लगेगा ना, ऑब्वियस है, और मांगेंगे भी तो किससे
जो सर्विस रिसीवर है उससे तो मांग नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसी सर्विसेज पे जीएसटी होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई चार्जेस है वो ट्रांसपोर्टेशन के एंड ऑल तो वो ठीक है, लेकिन उस पर जीएसटी चार्ज करना अच्छी बात नहीं, वो नहीं चार्ज कर रहे। नेक्स्ट, सेल ऑफ लैंड, ज़मीन बेचना, ज़मीन खरीदना, इट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला टैक्स है गुड्स पे, सर्विसेज पे। गुड्स मतलब मूवेबल गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में कवर नहीं होती, सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। तो आप ज़मीन खरीद रहे हो ना, ज़मीन खरीदने पे जो पैसा दोगे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट इसमें सब्जेक्ट टू है, जो बिल्डिंग की बात हो रही है ना, बिल्डिंग में दो ऑप्शन है, सेल ऑफ बिल्डिंग मतलब फ्लैट, शॉप, प्रीमाइसिस, कंस्ट्रक्टेड प्रीमाइसिस, उसमें जीएसटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अभी इस पॉइंट पे नहीं बता रहा हूँ, शेड्यूल 2 में कवर होने वाला है, तो उस लिस्ट में डिटेल में बात करेंगे, वो थोड़ा अच्छा पॉइंट है, तो आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब किसी से कोई पैसा आपको लेना है जो अभी ड्यू नहीं है, इन फ्यूचर ड्यू होगा तो आप उससे रिकवर कर सकते हो, पैसों का लेन देन, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अदर देन में बोला है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टिकट खरीदो, बेटिंग गैम्बलिंग करो लीगल वाली, तो उसमें फिर जो जीएसटी होगा वो आपको देना पड़ेगा। कसिनोज में जहाँ पे परमिशंस है, आप कसिनो में खेलने चले जाओ, वहाँ पे जीएसटी आ सकता है। आप हॉर्स रेसिंग होती है लीगली, तो हॉर्स रेसिंग में आप बेटिंग कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, तो वो बेटिंग में जो प्राइस आप पे कर रहे हो टिकट का, जितना पैसा लगा रहे हो उस पर भी जीएसटी आ सकता है। ये सब कुछ टैक्सेबल है। आप ड्रीम 11 पे पैसे जीत जाओ, केबीसी में जाके पैसे जीत जाओ, वहाँ तो चलो इनकम टैक्स आएगा, लेकिन ये सब ड्रीम 11 और ये सब में भी आपका जो है टैक्स आ सकता है, ये तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वाली कैटेगरी में आ सकता है ऐसा। नेक्स्ट 7th पॉइंट, ये तो कुछ अलग ही है, वो पढ़ते हैं फिर डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, मतलब चाइना वाला पाकिस्तान गुड्स भेज रहा है, वो भी बाहर से, कश्मीर में एंटर हुए बिना, तो बोले नहीं ठीक है हम इस पे जीएसटी नहीं लेंगे। मतलब तुम चार्ज भी करोगे तो देने थोड़ी वाले हैं, ऐसा होगा क्या? एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स जा रहे हैं विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, तो बोले हाँ ठीक है हम इसको ना सप्लाई की कैटेगरी से बाहर रख रहे हैं। मतलब कौन सी मेहरबानी कर रहे हो? अगर सप्लाई की कैटेगरी में रखते तो क्या चाइना और पाकिस्तान वाले आपको जीएसटी देने आने वाले थे? तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है, तो क्यों रखा है पॉइंट मुझे नहीं पता। हाँ, अगर ये होता कि एंटरिंग या पासिंग थ्रू इंडिया तो कुछ समझ में भी आता कि भाई चलो रिलीफ दे दिया कि भाई आप इंडिया की टेरिटरी से गुड्स पास कर लो क्योंकि यहाँ यूज नहीं हो रहे, हम जीएसटी नहीं ले रहे, समझ आता है। यहाँ तो बोला विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, तो ये क्यों ऐसा रखा है पता नहीं चला, तो इसे मेहरबानी कर रहे हैं, ठीक है। वाटर बॉडी से करे तो भी अलाउ कर सकते हैं क्योंकि वो गुड्स अल्टीमेटली जो है, अब वो बोला विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, तो फिर विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया वो इंडिया वर्ड में टेरिटोरियल वाटर्स भी तो कवर हो गए ना, तो फिर उसके भी बाहर से ही जा रहा है, तो वो पॉइंट भी नहीं आ रहा कि भाई पानी में से जा रहा है और इंडियन वाटर में से जा रहा है। तो जो इंडिया वर्ड यूज किया उसमें इंडियन वाटर्स इंक्लूडेड है, जो टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स अपने देख रहे थे वो सब तो उसमें इंक्लूड हो ही रहा है ना, तो वो पॉइंट भी बीच में नहीं आ रहा है कि उस एंगल से अपने सोचे, तो ठीक है लिख दिया है तो कोई बात नहीं। बोला होगा कि भाई इतने पॉइंट पूरे करने हैं तो कुछ ना कुछ लिख देना, वो स्टूडेंट वाली आत्मा आ गई होगी, होता है ना कभी ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट 8th पॉइंट देख लेते हैं। अब 8th पॉइंट जो है वो कस्टम से रिलेटेड है। कस्टम आपने अगर पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ आएगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ बोला सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू अ पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। हमने यहाँ पे ऐसे बात की थी कि जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं अपने, तो आप अगर इमीडिएटली गुड्स लेके नहीं जाना चाहते और ड्यूटी अभी के कभी नहीं देना चाहते, तो आप कस्टम अथॉरिटी के वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर करवा सकते हो और वेयर हाउसिंग करवा लो, और जब फ्यूचर में गुड्स चाहिए तब लेके जाना लिमिटेड टाइम में और ड्यूटी तब पे कर देना। आपने गुड्स को वेयर हाउस करा दिया। अब पॉइंट ये है कि आप तो ट्रेडर हो, आपने गुड्स इंपोर्ट ही इसलिए किए थे कि जो पहला बायर मिलेगा अच्छा रेट देगा, अपने तो बेच देंगे। आपको कोई बायर मिला जो गुड्स खरीदने को रेडी है, बट अभी गुड्स वेयर हाउस में पड़े हैं। एक ऑप्शन क्या है, पहले आप ड्यूटी भरो, वेयर हाउस से गुड्स निकलवाओ, फिर उसको गुड्स दो, फिर उससे पैसा और ड्यूटी कलेक्ट करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि गुड्स को वेयर हाउस में रहने दो, आप क्यों ड्यूटी भरते हो? बायर मिल रहा है ना, बायर को बोलो चल भाई गोडाउन में चल, गुड्स देख ले, चेक कर ले सब बराबर है कि नहीं, अगर तुझे सही लगता है तो पैसे दे दे, और जब तू क्लियर कराएगा ना वेयर हाउस से तब ड्यूटी वहीं भर देना। तो मैं क्यों ड्यूटी भरूँ बीच में, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसा बोला कि गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं और आपने वो गुड्स किसी को सेल कर दिए, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, गुड्स भले वहीं पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उससे कोई जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। रीजन बीइंग, जब वो वेयर हाउस से गुड्स क्लियर कराएगा इन फ्यूचर तो डिपार्टमेंट उससे जीएसटी चार्ज करने ही वाला है, तो दो बार क्यों चार्ज करना है, समझ में आ रहा है? इसलिए इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई की कैटेगरी से बाहर रखा। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो यहाँ पे रिलेट हो रही है। ये एक पॉइंट हो गया, और वैसा ही पॉइंट आपको इसमें दूसरा भी मिलेगा जिसका लास्ट पॉइंट है, दैट इज पॉइंट बी। वो भी आपको रिलेट करा देता हूँ। उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि अभी जो गुड्स हैं आपने इंपोर्ट किए, ये तो आराम से समझ में आएगा, इसमें कोई कस्टम्स की नॉलेज जरूरी नहीं है। अभी मैंने ना गुड्स इंपोर्ट किए सपोज यूएस से, और गुड्स अभी शिप पे है, गुड्स इंडिया आ रहे हैं, और गुड्स को अभी आने में कुछ दिन लगेंगे, अभी पोर्ट पे भी नहीं आए अभी, तो ऐसा है।
और पर मेरे पास गुड्स का सैंपल है, उसकी टेक्निकल डिटेल सब अवेलेबल है, तो मैं तो ट्रेड करने के लिए बात कर ही रहा हूँ ट्रेडर से, कोई बायर मिल जाए, वो बात चल रही थी। आप वो गुड्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो और आप मेरे साथ रेगुलर काम करते हो तो ऐसा कोई फ्रॉड वाला आपको टेंशन नहीं है। तो मैंने आपको कंसाइनमेंट का नोट, बिल, इनवॉइस सब बता दिया, जो ऑर्डर प्लेस किया उसकी डिटेल बता दी कि देखो मैंने गुड्स मंगवाए, ये मैन्युफैक्चरर है, ये क्वालिटी, और सैंपल मेरे पास है, आप वो भी चेक कर लो। तो आपने सैंपल देख के इनवॉइसेस वेरीफाई करके वो कंसाइनमेंट मुझसे परचेज कर लिया और अभी तक कंसाइनमेंट पोर्ट पे ही नहीं आया, समझ आ रहा है, एडवांस में डील हो गई। इस सिचुएशन में भी मैं आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करूँ तो चलेगा। रीजन बीइंग कि जब गुड्स पोर्ट पे आएंगे तो अब क्लियर कौन करवाने जाएगा, मैं जाऊँगा कि आप जाओगे? आप ही जाओगे ना, बायर आप हो ना, मैं तो गुड्स बेच दिया, टाइटल ट्रांसफर हो गया। तो अब गुड्स जब आप क्लियर कराने जाओगे तो डिपार्टमेंट कस्टम अथॉरिटी तो आपसे आईजीएसटी चार्ज करने ही वाली है ना, तो आप उन्हीं को डायरेक्ट पे कर देना। आप मुझे पे करो, फिर मैं आगे सबमिट करूँ, फिर आप आईटीसी लो, फिर वहाँ पे भी पे करो, तो डबल डबल ट्रांजेक्शन क्यों करना है? तो ये कस्टम वाले 2 ट्रांजेक्शन को इन्होंने अलाउ कर दिया कि इसमें जीएसटी मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा। वेयर हाउस में पड़े पड़े गुड्स मैं आपको बेच रहा हूँ या फिर गुड्स अभी ट्रांजिट में और मैं आपको बेच रहा हूँ, तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट को दे देना जब वहां से क्लियर करवाओगे, क्योंकि उनके कंट्रोल में है चीज, अभी तक गुड्स पोर्ट से बाहर गए नहीं है, तो वहां पे जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा, तो उनका रेवेन्यू लॉस होने का चांस नहीं। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स 8 वाले जो हैं वो कस्टम से या इम्पोर्ट से रिलेटेड है, वैसे ध्यान रखना है। बोलो ये पूरे शेड्यूल में ऐसा कुछ जो नहीं समझ आया? तो वो चीज़ें हैं सिंपल, जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा, बट आपको क्लियर होते जाना चाहिए एक एक करके, और माइंड में आपको रिटेन करना है कि हाँ ऐसा होता है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, मतलब समझ आ गया तो लैंग्वेज की कोई यहाँ पे स्पेसिफिक नीड है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो आपको बस उसको टिक मार्क करना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब शेड्यूल 1 पे चलते हैं, ये भी छोटा सा शेड्यूल है, ये खत्म कर लेते हैं। शेड्यूल 2 तो फिर कल ही पढ़ेंगे डिटेल्ड। शेड्यूल 1 में देख लो 3-4 पॉइंट्स हैं, पेज नंबर 18 पे आ जाओ। शेड्यूल 1 वो है जहाँ पे उन्होंने बोला है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। मतलब आप सामने वाले को जो भी गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो उसका पैसा चार्ज करो ना करो, वो सप्लाई माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो कंसिडरेशन नहीं दिया तो भी सप्लाई है। फर्स्ट पॉइंट में देखना, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, एग्जांपल समझ लो। ऐसा कुछ है कि मैंने मेरा ऑफिस सेटअप किया हुआ है, बिजनेस चल रहा है। अब ऑफिस में आजकल सारा काम कंप्यूटर्स पे होता है, तो मेरे पास ना बहुत सारे डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर्स हैं, सेटअप है पूरा, और ऑफिस में मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने वो कंप्यूटर्स खरीदे थे पास्ट में, तो मैंने उन पर जीएसटी भरा ही था, हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। उस जीएसटी का क्रेडिट भी मैं अपने बिजनेस में ले चुका हूँ, जैसे बाकी चीज़ों का मिलता है। अब है ना, वो कंप्यूटर्स पुराने हो गए, काफ़ी साल हो गए, और अब जो इंजीनियर है वो बोल रहा है कि आप ये कंप्यूटर में एड ऑन करके रिपेयरिंग करके नहीं चला सकते, तो टाइम आ गया है कि आप या तो लैपटॉप पे अपग्रेड कर लो या नया पीसी ले लो और इसको डिस्कार्ड कर दो। मैंने सोचा ठीक है, अब जब ऑप्शन नहीं है तो यही करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी है। अब ऑप्शन क्या है मेरे पास कि या तो मैं उसको एक्सचेंज में ये कंप्यूटर्स दे दूं और वो मुझे उसका कुछ पैसा माइनस करके दे दे, जो रेगुलरली होता है, बट उसमें ना बहुत कम वैल्यू आ रही थी। मतलब एक डेस्कटॉप पे हार्डली मुझे कुछ 2-4 हज़ार भी मिल नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि इतने पैसों के लिए अगर मैं उसको पीसी दे भी रहा हूँ, फिर वो आगे अपना मार्जिन चढ़ा के किसी को बेचने ही वाला है, इससे बेटर है काम करता हूँ। मेरे ऑफिस में बहुत सारा स्टाफ है जो एकदम नॉमिनल कैटेगरी का स्टाफ है, प्यून है, क्लीनिंग स्टाफ है, ड्राइवर है, लिफ्ट मैन है, ये सब लोग हैं। तो ये काम करता हूँ, इनको ऑफर कर देता हूँ तो भाई 2-4 हज़ार रुपये की चीज़ है, उनके काम लग जाएगा, तो आप अपने घर ले जाओ, अगर किसी को चाहिए तो पूरा सेटअप ले जाओ घर पे। आपके भी बच्चे हैं, एज ए स्टूडेंट उनको कुछ यूज़ करना हो वो कर लेंगे, तो किसी को काम आ जाएगी वो चीज़। तो आपने ऐसा सोचा कि चलो ये दे देते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है कि आपके ऑफिस की जो असेट है, जो आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे थे, वो आपने परमानेंटली डिस्पोज कर दी, किसी और को दे दी, और उसका आपने कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। ये मेन इसका रीजन है जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, समझ आ गया? तो ऐसी सिचुएशन में इस ट्रांजैक्शन को या डिस्पोजल ऑफ असेट को सप्लाई माना जाए या नहीं, ये क्लैरिफाई करना है। तो शेड्यूल 1 क्या बोल रहा है, सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो बोला मानेंगे, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, समझ आ गया? अब इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम ये होगा कि भाई सामने वाले को जो मैंने ये डेस्कटॉप पीसी ऐसे ही दे दिया, डिस्पोज कर दिया, तो उस पर जो जीएसटी बनता है वो सरकार अगर चार्ज करे तो जीएसटी मुझे भरना पड़ेगा। अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपको बोलूँ कि देखो ये पीसी जो है इसकी मार्केट वैल्यू है 3,000 रुपये, मैं आपसे 3,000 तो नहीं मांग रहा हूँ, आप ऐसे ही ले जाओ, बट ये 3,000 के ऊपर ना 12% जीएसटी होता है, तो 12% जीएसटी मतलब 360 रुपीज़ होता है, वो आप मुझे दे दो ताकि मैं उसको पे कर दूं, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो 360 मुझे मेरी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो दोनों में से कुछ भी एक चीज़ होगी, लेकिन अगर जीएसटी एक्चुअली में इस ट्रांजेक्शन पे देना पड़ा तो 360 रुपीज़ देना तो पड़ेगा। या तो आप अपने पॉकेट से पे कर दो, मैं पास ऑन कर देता हूँ, या एज एन एम्प्लॉयर मैं आपको कंप्यूटर भी फ्री में दे दूँ और उसका जीएसटी भी अपनी जेब से भरूँ। तो दोनों में से जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो करना पड़ेगा, लेकिन इस पर जीएसटी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, अब अगर इस ट्रांजेक्शन को कहीं पे जीएसटी टैरिफ में या नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट कर दिया है कि चलो इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी मत देना, तो बात अलग है। लेकिन अभी हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई और नॉट।
तो येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई। अब इस पर एक्चुअली में जीएसटी आता है कि नहीं वो तो टैरिफ और नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा, तो इसलिए मैं पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप उसको मिक्सअप मत करना। क्लियर, अब समझ आ गया? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, supply of goods or service or both between related parties or between distinct person as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business। अभी थोड़ा हैवी पड़ेगा, सेकंड पॉइंट आज नहीं रखते, फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि उसके लिए मुझे दूसरा सेक्शन समझाना है, उस पॉइंट को आप पेंडिंग छोड़ दो आज के लिए। उसके नीचे जो एक प्रोवाइडेड दैट वाला पॉइंट है वो देख लो, वो अभी जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट देखा ना उससे आपको लिंक हो जाएगा कि जीएसटी देना है कि नहीं। इसमें ऐसा बोला है कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ गिफ्ट देता है एंड दैट गिफ्ट इज अप टू ₹50,000 इन कैश और इन काइंड, तो इन काइंड अगर है तो उसको कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है उससे। अब ये प्रोविजन क्यों रखा? बिकॉज एक ट्रेडिशन और सिस्टम भी होता है, आप देखते हो ना कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज को थ्रू आउट द ईयर कभी ना कभी कुछ गिफ्ट्स देते हैं जो एक फॉर्मल होता है, वो दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, कोई फेस्टिवल पे। तो फेस्टिव सीजन में एक ट्रेडिशन है कि चलो भाई एम्प्लॉयज को अपने कुछ गिफ्ट देंगे, छोटे मोटे अमाउंट का होगा और कोई होम अप्लायंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, कोई बेसिक चीज हो सकती है, तो ये ट्रेडिशन है। अब इस सिचुएशन में जब मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो वो ऊपर जो पॉइंट बोला फिर वैसा हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, फिर बोले इस पे जीएसटी भरो। तो मैंने अगर आपको एज एन एम्प्लॉय कुछ गिफ्ट दिया, सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या होम अप्लायंस, माइक्रोवेव, ऐसा कुछ है, किचन सेट, कुछ भी हो सकता है, तो वो जब मैंने बाई किया होगा तो मैं तो उस पर जीएसटी भरा ही है। अब मैं वो आपको गिफ्ट कर रहा हूँ तो फिर आपसे जीएसटी कलेक्ट करूँ। अब गिफ्ट देते टाइम किसी से जीएसटी मांगे तो कैसा लगेगा? बोले आपके लिए गिफ्ट लेके आया, बोले सर थैंक यू सो मच, बोले इस पर जीएसटी लगेगा 12%, वो देना पड़ेगा। तो ऐसे वो गिफ्ट का मजा भी खत्म हो जाएगा ना, बोले यार गिफ्ट दे रहा है सामने बंदा जीएसटी मांग रहा है, कैसा लगेगा? तो वो चीज़ सही भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे बोला कि 50,000 रुपीज़ तक पर एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को, तो पर एम्प्लॉय 50,000 की लिमिट है मेरे पास। तो पूरे साल में एक एक एम्प्लॉय को 50-50 हज़ार रुपये तक के अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो इस लिस्ट से बाहर है, वो सप्लाई नहीं है, मतलब मुझे उस पर आपसे जीएसटी नहीं लेना पड़ेगा। आगे है समझ में? तो वो ऊपर जो अपने डिस्पोजल की बात कर रहे थे डेस्कटॉप पीसी की, आप चाहो तो उसको 50,000 में इंक्लूड करवा लो, लिमिट यूज कर लो, तो वैसे भी जीएसटी वाला पॉइंट खत्म हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अपने उसको वहाँ पे कट डाउन कर सकते हैं कि चलो जीएसटी का पॉइंट इसमें नहीं आएगा वैसे। इसलिए दो चीज़ों को मैंने लिंक करा दिया। थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल, प्रिंसिपल एजेंट। ये तो आपको आइडिया होगा बिजनेस में, एक होता है सेलिंग एजेंट, एक होता है बाइंग एजेंट। सेलिंग एजेंट कौन है? जो मुझसे गुड्स खरीदता है और आगे कस्टमर को बेचता है मेरे बिहाफ पे। और एक होता है बाइंग एजेंट जो मेरे लिए रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स अरेंज करता है, तो वो सप्लायर से बाई करता है और मुझे प्रोवाइड करता है, वो इंटरमीडियरी है, मुझसे कमीशन चार्ज करता है। तो ये जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो गुड्स एक्सचेंज होते हैं, या तो प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल, तो ये ट्रांजेक्शन भी सप्लाई होता है, इस पे भी जीएसटी आ सकता है। इस पॉइंट पे बात हो रही है, क्लियर? तो जो थर्ड वाले में दो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ए और बी, एक सेलिंग एजेंट है, एक बाइंग एजेंट है। आप पढ़ के बता दो ना, सेलिंग एजेंट कौन सा, बाइंग कौन सा, पता चल रहा है? फर्स्ट वाला कौन सा है? सेलिंग एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाई प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, तो एजेंट तो आगे बेचेगा ना, तो सेलिंग एजेंट। बी पॉइंट में देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, तो खरीद के लाया होगा तभी तो आपको सप्लाई कर रहा है, तो बाइंग एजेंट हो गया। ठीक है, सब सिंपल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं जो होते हैं, तो वैसे ही मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हम जीएसटी की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लास्ट पॉइंट देख लो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक टैक्सेबल पर्सन जिसका जीएसटी नंबर है, वो सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, उसकी किसी रिलेटेड पार्टी से या कोई एसोसिएट कंपनी से जो आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश्ड है, और ये सर्विसेज वो बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहा है। एसोसिएट एंटिटीज, होल्डिंग सब्सिडरीज, ये उनकी बात हो रही है, रिलेटेड पार्टीज। तो यूएस में आपकी एक ब्रांच है, इंडिया में आपकी कंपनी है, आप उनसे सर्विसेज ले रहे हो ताकि आप आगे यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सको, तो वो रिलेटेड पार्टीज के बीच में सर्विसेज हैं। इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी यहाँ पे सप्लाई की कैटेगरी में रखा, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि चांसेस है कि कंसिडरेशन के बिना हो सकता है, क्योंकि दोनों कंपनीज आपस में रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, हो सकता है एक दूसरे से कंसिडरेशन चार्ज ना करे। तो सरकार का तो जीएसटी रेवेन्यू गया, तो इसलिए पहले इसको कवर कर दिया कि सप्लाई में तो हम मानेंगे, तो हम चाहें तो इस पर जीएसटी ले सकते हैं, पावर अपने हाथ में रखा उन्होंने। क्लियर, पता चला? बोलो, कोई क्वेरी यहाँ तक? कौन सा टॉपिक में था ये? हाँ, वो कस्टम ड्यूटी थी। तो जब आप इंपोर्ट करते हो तो बीसीडी अलग थी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज अलग था, आईजीएसटी अलग था। तो यहाँ अभी मैं आईजीएसटी की बात कर रहा हूँ, तब अपने वहाँ पे बीसीडी और एसडब्ल्यूएस और वो सब की बात कर रहे थे, वैसा। तो मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं ना एक ही सप्लाई के ऊपर, वैसा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो ये पॉइंट बोला हुआ था यहाँ पे शेड्यूल 1 में। तो आपका शेड्यूल 1 और 3 जो है वो कंप्लीट है। जो इसमें अब बचा है शेड्यूल 2, वो अपने कल कंटिन्यू करेंगे, कि वो लिस्ट है उसमें टाइम लगेगा।